हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 3 का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये है पार्ट 2 और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर पैक किया जाता है, कैसे डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और डीएनए के टाइप्स क्या है, आरएनए के टाइप्स क्या है, क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें। आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि चैनल न्यू है तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। जो नोट्स मैं इस वीडियो में स्लाइड्स के तौर पे दिखाती हूँ, प्लीज़ आप उसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक बार समझा रही हूँ, आप कॉपी में लिख के दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हो। जो स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ करती हूँ या फिर दिखाती हूँ, आप कोशिश करो उसको ड्रॉ करने की, तो वो चीज़ें आसानी से समझ आएंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आसानी से याद आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कई बार होता है कि हम ऊपर ऊपर से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम हॉल में लिखने बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो पढ़ने का मतलब ही क्या निकला, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ का। तो इसलिए प्लीज़ नोट्स बनाओ, जो स्ट्रक्चर्स है उनको ड्रॉ करो और उनको रिवाइज़ करो, ठीक है। तो बिना देरी के हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के टॉपिक्स है डीएनए सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है कि हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये सार है आज के इस वीडियो का। ये जो भी जितने भी देर का बनेगा, ये आधा घंटा, ये उस पूरे वीडियो का ये सार है। इसको समझ लिया तो समझ लो पूरा लेक्चर ख़त्म। तो देखो, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए हमारा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऐसे घूमा हुआ है, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। कहा जाता है कि डीएनए की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि हम अपने धरती से सूर्य तक लगभग 10 से 12 बार चक्कर लगा सकते, जा सकते और आ सकते, इतनी लेंथ है डीएनए की। तो उसको हम एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक करेंगे, कितना बड़ा टास्क है, खुद सोचो। ये तो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा कितना बड़ा होगा ये डीएनए, और एक छोटे से सेल में कैसे वो कम्पैक्ट है, कैसे वो पैक हुआ है उसमें। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो छोटे छोटे गोले गोले से दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो, इसको ऐसे समझ लो, ये बॉल है और ये डीएनए जो है, इसको एक धागा समझो। तो ये जो धागा है, इस बॉल के चारों तरफ ऐसे ऐसे 1.5 बार चक्कर लगाता है, 1.65 टाइम्स, ठीक। तो जैसे ये बॉल है तो इसके तरफ डीएनए 1 2, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक बॉल आएगा, फिर 1 2, ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो बॉल्स है और ये डीएनए ऐसे जा रहा है, 1 2, फिर आगे बढ़ रहा है, 1 2, फिर ऐसे आगे बढ़ रहा है, 1 2, मतलब 2 नहीं हो रहा, वो आधा ही हो रहा है, एक के बाद आधा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है कि इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है एक ऐसे रस्सी ले लो या धागा, उस पर ये छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अभी ये आएगा आगे, तो ये हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसको हम, ये धागा और ये बॉल को, दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक। ये वैसे तो होता है ये ऑक्टामर, और ये डीएनए तो है ही। ये जो बॉल है इसको हम वैसे तो ऑक्टामर बोलते हैं, ये ऑक्टामर है। ये तो डीएनए लिखा हुआ है, ठीक। ये बॉल्स हो गई ऑक्टामर, और जब ये इस धागे के साथ जुड़ती हैं, मतलब डीएनए के साथ ये बॉल्स जुड़ती है, तब हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम्स जो है, ये मिल के बनाएंगे क्रोमेटिन फाइबर। ये जो बीच का है, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। जो बीच का है ये स्कैफोल्ड हो गया। तो ये जो बीड्स और स्ट्रिंग है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फोल्ड होंगी इसके चारों तरफ, फिर ऐसे। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स दिखा देती हूँ, ये इस पे ऐसे ये बीड्स लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे ये फोल्ड्स होती है, ठीक। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड,
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जाके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इतना ज़्यादा पैक होंगे कि ये जो एक छोटी सी लाइन दिख रही है ना, उसमें ये इतने सारे न्यूक्लियोसोम्स है, ये ऐसे जाके ऐसे 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 फोल्ड हो रहा है। और फिर ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का फोल्ड करेगा, इतने ज़्यादा पास 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 पास। और ये जो क्रोमोसोम ब्लू कलर का दिख रहा है हमारा, वो इसी की वजह से है, इतना ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स है कि ये पूरा कलरफुल दिखने लगा। अभी हम इस सारे प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, डिफिनेशन से सारी चीज़ें देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले डीएनए सुपर कॉइलिंग, ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो देखो, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, हेलिक्स इज ए वाउंड टाइटर कॉमन इन एक्सट्रीमोफिल्स। तो देखो, डीएनए को जब हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर रहे हैं तो वो तो कॉइलिंग बना रहा है, और नेगेटिव कॉइलिंग का मतलब हो रहा है कि हेलिक्स इज अनबाउंड, मतलब कि इसको हम खोल रहे हैं। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने कॉइल किया। अब हम अगर ये कोई चीज़ ऐसे 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 पैक है तो इसको हम अगर खोलेंगे तो इसको ऐसे ढीला करेंगे ना, दूर दूर हो जाएगा, तो ये अनबाउंड हो रहा है, मतलब ये खुल रहा है। प्रमोट्स स्ट्रैंड सेपरेशन, ये दूर दूर जा रहा है, मतलब अलग हो रहा है। नॉर्मल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो जब भी हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना होता है तो हम डायरेक्टली थोड़ी ना हम ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए हमें इस स्ट्रैंड्स को खोलना पड़ेगा, डीएनए को खोलना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग तब काम होता है जब हमें डीएनए को पैक करना हो। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग तब काम होता है जब हमें डीएनए को खोलना हो, क्रोमोसोम से उसको डीएनए के फॉर्म में लाना है, मतलब उसको इतना ज़्यादा खोलना पड़ेगा हमें, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ओके, तो यही है इसमें। डीएनए सुपर कॉइलिंग इज ओवर वाइंडिंग, या तो ओवर वाइंड कर रहे हैं मतलब फोल्ड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइल। और अंडर वाइंडिंग मतलब नेगेटिव सुपर कॉइल, या तो हम उसको खोल रहे हैं, ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट। कभी हम डीएनए को खोल रहे हैं, कभी हम डीएनए को फोल्ड कर रहे हैं, तो वो उसका नॉर्मल स्टेट थोड़ी ना है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि डीएनए के नॉर्मल जो स्टेट है उससे हम कहीं ज़्यादा उसको फोल्ड कर दे रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा हम उसको ओपन कर दे रहे हैं। कॉजेज, अब डीएनए सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं तो उसके कारण होगा क्या? डीएनए सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं मतलब डीएनए को फोल्ड कर रहे हैं या फिर खोल रहे हैं। एक प्रकार से ये समझो डीएनए चुपचाप शांति से बैठा है, अब हम इसको कह रहे हैं तू फोल्ड हो जा, तो इसको ऐसे ऐसे करने को बोल रहे हैं, या फिर कह रहे हैं तू खुल जा, तो इसको हम ऐसे ऐसे होने को बोल रहे हैं। तो देखो, सुपर कॉइल अकर्स ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेटेड व्हेन डीएनए इज ओपनड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। जब सुपर कॉइलिंग होता है तो उसमें एक टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट होता है। स्ट्रेन का मतलब ऐसे समझो जैसे एक धागा है, इसको हम इधर से ऐसे खींच रहे हैं और एक इधर से खींच रहे हैं, तो ये बीच से टूटेगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो ये बीच से टूट जाएगा। तो ये टूटता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा और स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। टेंशन जिसको बोलते हैं, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन लग रहा है। जब वो बंदर रस्सी को पकड़ के लटकता है तो टेंशन जनरेट होता है, कुछ नीचे एमजी लगता है, कुछ इस तरीके से। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है फोर्स की वजह से। वो मान लो डीएनए का नॉर्मल स्टेट ये है, अब हम इसको कह रहे हैं तू भाई खुल जा, हमें प्रोटीन बनाना है, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें तो प्रेशर तो लगेगा ही, इसमें फोर्स लग रहा है ना, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है? जो हम डीएनए को सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं मतलब उसको फोल्ड कर रहे हैं, उसका ज़रूरत क्या है, उसकी महत्व क्या है? उसकी महत्व ये है, हेल्प्स कॉम्पैक्ट डीएनए टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इतना लंबा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, उसको हम एक अपने छोटे से सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक कर रहे हैं। तो डीएनए सुपर कॉइलिंग नहीं होती अगर हम उसको फोल्ड करना नहीं जानते, अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाते, तो डीएनए कैसे पैक होता, कैसे उस छोटे से न्यूक्लियस में फिट होता? तो इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि वो इतना लंबा सा डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक करवा देता है आसानी से। ओके, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इससे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिकॉम्बिनेशन में भी हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन। अब यही से हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि कैसे हम पैकेजिंग करवाते हैं। तो देखो, क्रोमेटिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स
मेनली हिस्टोन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स विद इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो क्रोमैटिन सिंपली ये समझो ये है डीएनए और उस पे ये है, देखो ये डीएनए हो गया। अब इस पे हम ऐसे कुछ प्रोटीन्स लगा रहे हैं, ठीक, ये हो गई प्रोटीन्स। अब इस डीएनए और प्रोटीन को मिला के जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। ये है क्रोमैटिन। मेनली हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं ये जो प्रोटीन लगा है इसको हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो देखो इसका कंपोजिशन क्या होता है, 60% हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, 30% डीएनए होता है और 10% आरएनए होता है इन एक्टिव क्रोमैटिन। जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो उसमें 10% आरएनए होता है, बाकी 30% डीएनए और 60% हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। टाइप्स क्या है क्रोमैटिन के? क्रोमैटिन दो प्रकार का होता है, एक यू क्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि यू क्रोमैटिन मतलब होता है जो लूजली पैक हो, तो और जो हेट्रोक्रोमैटिन मतलब होता है जो डेंसली पैक हो। यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये लाइट स्टेनिंग शो करता है, और हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और ये डार्क स्टेनिंग शो करता है। ओके, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस क्रोमैटिन को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ये जो हिस्टोन प्रोटीन दिख रही है ये बॉल्स बनते कैसे हैं, और ये जो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये देखो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डीएनए की पैकेजिंग करना। तो क्रोमैटिन को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक प्रकार से वो डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, सबसे पहले हम ये जो बॉल्स दिख रही है इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम बनते कैसे हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का बेसिक यूनिट है ये न्यूक्लियोसोम। ये हो गया, ये बॉल है और इसके अराउंड जो ये क्रोमोसोम ऐसे फोल्ड है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो ये क्रोमैटिन का बेसिक यूनिट है और इसमें 146 बेस पेयर्स डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर। ऑक्टेमर का क्या मतलब है? अब ऑक्टेमर ही समझा रही हूँ। जो ये स्ट्रक्चर ये बॉल दिख रहा है ना इसको ऑक्टेमर बोलते हैं, ये ऑक्टेमर है। हिस्टोन ऑक्टेमर जो है ये इन 4 चीज़ों से मिलके बनते हैं, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो देखो H3 एक बॉल हो गई और H4 ये 2 बॉल हो गई, ठीक। इन दोनों को ऐसे जोड़ दिए, मिला दिए और इसमें टेल्स प्रेजेंट होती है, तो ये बना लिए डाइमर। इनको हम बोलेंगे H3H4 डाइमर। बट ये जो ऑक्टेमर है इसमें ये टेट्रामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब 2 H3 लेंगे ऐसे और 2 H4 लेंगे, ठीक। ऐसे ऐसे इसमें टेल्स प्रेजेंट है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 बॉल्स का, इसको हम बोलेंगे टेट्रामर, ठीक। H3H4 टेट्रामर। जैसे हमने H3H4 का डाइमर बनाया उसी तरीके से हम H2A और H2B का डाइमर बनाएंगे, H2A और H2B, ठीक। इसका डाइमर बनाया, इसमें भी टेल्स है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर को हम इस टेट्रामर के आसपास लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। H3 ये हो गया H4, ठीक। ये हो गया हमारा टेट्रामर H3H4 का। अब हमें इस पे लगाना है H2A और H2B का डाइमर। तो ये ऐसे लगेगा H2A H2B, यहाँ भी ऐसे लगेगा H2A H2B। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। इसमें हमें दिख रहा है कि ये कुछ 8 बॉल्स हैं, 8 बॉल्स दिख रही है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब होता है 8, ऑक्टा मतलब होता है 8, मर मतलब होता है यूनिट। तो 8 यूनिट्स से ये मिलके बना है हमारा ऑक्टामर। इस ऑक्टामर के अराउंड हमारा डीएनए 1.65 टाइम्स ऐसे रैप होगा, घूमेगा, टर्न लेगा, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक। ये 1.65 टाइम्स हमारा जो डीएनए है इस ऑक्टामर के चारों तरफ टर्न लेता है, मतलब इतनी बार घूमता है। उसके बाद अब हम इसको मिला के बोल देंगे कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम। जब ऐसे ही बहुत सारे डीएनए ऑक्टामर के अराउंड घूमेंगे और ये लंबी सी ऐसे कुछ धागा ऐसे बनेगा, उस पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स ऐसे लग जाएंगे, तो अब हम इसको बोलेंगे क्रोमैटिन। तब जाके ये बनाता है क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, और इसीलिए हम न्यूक्लियोसोम को क्रोमैटिन का फंडामेंटल यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, ठीक।
आई होप आपको ये ऑक्टोमर वाला स्ट्रक्चर समझ आया हो कि कैसे डीएनए ऑक्टोमर के अराउंड घूमता है चारों तरफ और न्यूक्लियोसोम बना लेता है। आपको इस पिक्चर से क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखो ये जो लंबा सा धागा है उस पर इसको ऐसे समझो, ये सारे मोती हैं, ठीक, ये मोतियों की तरह लगे हुए हैं, इसलिए इसमें ये बोला जा रहा है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, मतलब एक धागे पे ये जो मोतियों की तरह ऐसे दिखते हैं कि जैसे ये मोतियों की माला हो। 30 नैनोमीटर फाइबर सोलेनॉइड या फिर जिगजैग मॉडल। तो देखो ये जो न्यूक्लियोसोम बन गया है, अब ये कुछ इस तरीके का, ये जो 30 नैनोमीटर बोला जा रहा है ना, वो ये है 30 नैनोमीटर जो न्यूक्लियोसोम्स है ना। अब ये कुछ ऐसे इतने ज़्यादा पैक होंगे कि ये सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनाइड टाइप का स्ट्रक्चर है, अब इसमें इतना ज़्यादा, ये इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर बना लेंगे कि ये जो पूरा ब्लू दिख रहा है, ये क्रोमोसोम पूरा ब्लू कलर का हो गया है। इतने ज़्यादा ये कंडेंस, इतने ज़्यादा टाइटली पैक होके ये सोलेनाइड टाइप का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक। ये 30 नैनोमीटर का होता है। लूप्ड डोमेन्स, 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्स लूप्स अटैच्ड टू स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि ये है स्कैफोल्ड, और इसके अराउंड ऐसे 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 ये घूमेगा। तो ये जो बीच का है इसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्ड, ठीक। नेक्स्ट, हायर फोल्डिंग। हायर फोल्डिंग मतलब जब ये स्कैफोल्ड बन गया, ये जो है स्कैफोल्ड के अराउंड घूमा, अब ये स्कैफोल्ड के साथ इतना ज़्यादा टर्न ले रहा है और इसके बाद भी इतना ज़्यादा टर्न ले रहा है, और जब ये क्रोमोसोम बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फर्दर कंपैक्शन इनटू मेटाफेज क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे हमारा जो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम दिखता है, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा डीएनए कितना ज़्यादा कंपैक्टली पैक्ड है इस क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए पैक हो के क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब ये डीएनए और प्रोटीन को मिला के स्ट्रक्चर बना है क्रोमोसोम, और इसके अंदर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। अपीयरेंस विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे ये हमें दिखता है जब माइटोसिस और मियोसिस होता है। ये मेटाफेजिक प्लेट पे हमारा क्रोमोसोम हमें विजुअली दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहला है क्रोमैटिड। ईच क्रोमोसोम हैज़ वन क्रोमैटिड बिफोर रेप्लिकेशन और टू क्रोमैटिड आइडेंटिकल सिस्टर्स क्रोमैटिड आफ्टर रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। सेंट्रोमियर, ये बीच का ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये बीच का जो पार्ट है इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर, ओके। अब पोजीशंस क्लासीफाई क्रोमोसोम एज, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करते हैं। अगर सेंट्रोमियर मिडिल में है तो उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं, मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और अगर मिडिल से थोड़ा ऊपर ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, मतलब जो आखिरी इंड है यहाँ कहीं, वहाँ पे अगर इसका सेंटर पे चला जाए, ठीक। और अगर टीलोसेंट्रिक एट द एंड, बिल्कुल एंड पे है, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो देखो ये है हमारा सेंट्रोमियर, सेंटर वाला पार्ट, ठीक। और ये है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो है ही ये, इसको क्रोमोसोम लिख दो। क्रोमैटिड, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं हम टीलोमियर। टीलोमियर को हम बोलते हैं नॉन स्टिकी एंड, ये चिपचिपा नहीं होता। और ये जो बैंड दिख रहा है, बैंड, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। टीलोमियर को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। अब टीलोमियर को देख लिया हमने स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो टीलोमियर होता क्या है? टीलोमियर होता है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस एट अ क्रोमोसोम्स एंड्स
प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन। क्रोमोसोम के एंड पे हमने देखा था टेलोमियर प्रेजेंट था, तो क्रोमोसोम के एंड पे बहुत ज़्यादा डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, डीएनए की जो फोल्डिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे क्रोमोसोम को, डिग्रेडेशन होने से भी प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। ओके, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या था? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है तो मतलब वहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है। सैटेलाइट, सैटेलाइट होता है स्मॉल क्रोमैटिन मास बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन सम क्रोमोसोम्स। सैटेलाइट देखो, इसमें देखते हैं, जैसे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके ऊपर ऐसे कुछ ऐसे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं हम सैटेलाइट। ठीक। फंक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम डीएनए से बना है तो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए में तो हमारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है, हमारी पूर्वजों की जो जीन्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आती है। इसका मतलब कि उनमें वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है। ठीक। स्टोर करके रखता है, वो इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है। ट्रांसमिशन करता है, मतलब डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आता है तो ट्रांसमिशन करता है। ओके। इंश्योर्स प्रॉपर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेग्रीगेशन वाला पॉइंट हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डैमेज। तो ये सारे फंक्शंस हो गए क्रोमोसोम के। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये जो हमारा सेंट्रोमियर है इसी के बेस पे हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है, इसी के बेस पे। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसका कुछ और स्ट्रक्चर होगा, कुछ और नाम होगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो और कुछ नाम होगा। तो वही देख रहे हैं, तो इसी बॉल पे हमें फोकस करना है, इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर पे। ओके। तो मेटासेंट्रिक, अभी तो ये बीच में है, अभी तो ये बीच में दिख रहा है, तो सेंट्रोमियर इन द मिडल, टू आर्म्स इक्वल लेंथ, बीच में है तो ये जो दो आर्म्स दिख रहे हैं ये दोनों बराबर के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, तो मेटासेंट्रिक का ये डेफिनेशन हो गया। और ये वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज, जब सेल डिवीजन होता है ना तो कुछ उसमें एक एनाफेज का स्ट्रक्चर बनता है। ये है हमारा मेटाफेजिक प्लेट, और यहाँ से ऐसे हमारा कुछ, तो हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रियोल की तरफ भागता है, किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऐसे समझ लो। तो ये क्या दिख रहा है हमें? ये हमें क्या दिख रहा है? ये कुछ वी शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये इधर की तरफ, ये जो सेंटर है ना इसका, इसको ऐसे खींच रहा है, इधर से खींच रहा है। तो वैसे तो ये हमारा ये ऐसे था, लेकिन जब ये इधर से खींच रहा है तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना ले रहा है। ठीक। तो ये वी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वही दिखा रहा है वी ड्यूरिंग एनाफेज, सेपरेशन के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या अलग दूसरी जगह, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया और इसका एक आर्म जो है ये लंबा हो गया, एक आर्म जो है ये छोटा हो गया। आर्म मतलब एक भुजा, ऐसे वन आर्म स्लाइटली लॉन्गर, एल शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये है सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा, एक बहुत ज़्यादा लंबा। अब जब ये इधर से खींचेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा लंबा सा। तो ये दिखने में हमें एल टाइप का नहीं दिख रहा है ना, ये एल टाइप का दिख रहा है। तो वही बोल रहा है एल ड्यूरिंग एनाफेज, कुछ एल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जब ये सेपरेट होने की कोशिश करता है। क्रोमोसोम नंबर ये है 4 और 12 एग्जाम्पल है। थर्ड क्रोमोसोम है एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर वेरी क्लोज टू द वन एंड। इसका जो एक आर्म है ये बहुत ज़्यादा लंबा है और एक आर्म ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये बिल्कुल एंड पे है, मतलब किनारे पे आके है इसका सेंट्रोमियर। ये नहीं कि यहाँ पे बीच में कहीं होता है, ये बिल्कुल किनारे चला गया। वन आर्म वेरी लॉन्ग, अदर वेरी शॉर्ट, ऑफ्टन हैज सैटेलाइट। इसमें ज़्यादातर सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो हमने क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसे सैटेलाइट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था तो वो एक्रोसेंट्रिक में प्रेजेंट होता है। ठीक। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये है इसके एग्जाम्पल्स। टीलोसेंट्रिक पे ये जो क्रोमोसोम है तो बिल्कुल किनारे पे आ गया, इतना किनारे आ गया कि हमारा सेकेंड आर्म दिख ही नहीं रहा है। वन आर्म
ओनली वन आर्म इसमें प्रेजेंट है, एक ही आर्म दिख रहा है। और सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, बिल्कुल टर्मिनल पे, किनारे पे आ गया। इसका शेप आई बनता है, एल मत समझ लेना उसको, आई, ठीक। नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, फाउंड इन सम रोडेंट्स। ये रोडेंट्स मतलब चूहे की प्रजाति है, तो ये ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता, ये कुछ रोडेंट्स में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है उसके पोजीशन के अनुसार हमने देख लिया कि क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन के अनुसार टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं क्रोमोसोम के। सबको पता है कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स, ठीक, जिसमें से 22 हमारा ऑटोसोम होता है और एक पेयर जो है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम एलोसोम बोलते हैं। तो 22 क्रोमोसोम जो होता है वो सबका सेम होता है, लड़का हो या लड़की, 22 क्रोमोसोम सब में सेम होता है। ये होता है XX लड़की एंड XY लड़का। ओके, देखो XX फीमेल, XY मेल, ये सेक्स डिटरमाइन करता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम। ये जो एक क्रोमोसोम है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। बाकी ये जो 22 क्रोमोसोम है इसको ऑटोसोम बोलते हैं। नॉन सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल जनरल बॉडी ट्रेट्स, हमारे बॉडी के जो बाकी के कैरेक्टर्स है ये उनको मैनेज करता है। और ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। टाइप्स ऑफ DNA एंड RNA। DNA का टाइप हम देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हेलिकल फॉर्म्स। देखो DNA हमारा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो अब इस हेलिक्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा DNA किस टाइप का है। ADNA, BDNA एंड GDNA, ये ZDNA, GDNA कुछ भी बोलो, ओके। तो ADNA होता है राइट हैंडेड हेलिक्स। ऐसे बोलो अपने राइट हैंड को, जैसे हम घुमाते हुए हम बोलते हैं ना क्या बात है, तो उसी तरीके से घुमाओ तो उससे समझ आ जाएगा कि हमारा DNA का राइट हैंडेड हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, इट्स फनी, अपने हाथ को घुमाओ और बोलो क्या बात है। ADNA में 11 बेस पेयर्स पर टर्न। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा DNA, ये जो इतना दिख रहा है ये हमारा एक टर्न है, ठीक। ये इस एक टर्न में हमारा जो नॉर्मल हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है वो जो DNA है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं जनरली। और ये जो हमारा ये हमारा आइडियल DNA का स्ट्रक्चर मान लो, ये जो कॉमन है सब में, कि उसमें एक हेलिक्स में मतलब एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होती हैं, ठीक। अब देखो इसमें 11 है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हुए समझेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। ADNA राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और BDNA भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेकिन GDNA लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। ओके, अपने लेफ्ट हैंड को घुमाओ और बोलो क्या बात है, तो वैसा हेलिक्स बनेगा। अब सेकेंड, ADNA में 11 बेस पेयर्स पर टर्न और वहीं BDNA में बेस पेयर्स पर टर्न जो है 10 होती हैं। इसमें लिखा नहीं है बट इसमें 10 होती हैं। और GDNA में 12 बेस पेयर्स पर टर्न, ठीक है। इसमें 11 हो गई, इसमें 10 हो गई और इसमें 12 हो गई, ठीक। शॉर्टर एंड वाइडर, ये छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं। वहीं BDNA जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA इन लिविंग सेल्स, ये जो हमारी बॉडी में और बाकी लिविंग सेल्स में ये सबसे कॉमन DNA है BDNA। तो इसको ये समझ लो ये हमारा DNA, BDNA हमारा DNA, ओके। जिग जैग सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है इसमें GDNA में। फाउंड इन डिहाइड्रेटेड कंडीशंस, जो चीज़ लाइव ना हो मतलब जीवित ना हो उसमें ये पाया जाता है ADNA। लाइक आर्टिफिशियल, इन विट्रो, जो लैब में DNA का वो DNA सिंथेसिस करते हैं और जो सारी चीज़ें होती है लैब में उसमें ये आता है ADNA। और ये BDNA हमारा DNA, ठीक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस, जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल बनाया था हमारा DNA का वो इसी के ऊपर बेस्ड है। GDNA फाउंड इन GC रिच रीजन्स, GC जिसमें होता है वो DNA बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, में प्ले रोल इन जीन रेगुलेशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन।
डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी 2-3 तरीके के डीएनए होते हैं। जैसे हमारा न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है तो एक टाइप का हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट है वो दूसरा टाइप हो गया। जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो तीसरा हो गया। जो प्लाज्मिड डीएनए है वो चौथा हो गया। तो देखो, न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। और वही जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो छोटा सा होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, गोले आकार में होता है। ठीक, डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैटरनली इनहेरिटेड। क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर डीएनए इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका अपना खुद का डीएनए होता है। और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑफ्टन कैरीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं और ये इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। ये सर्कुलर होते हैं। ये हमारा जो डीएनए है वो हेलिक्स की फॉर्म में होता है। बाकी तीनों जो हमने टाइप देखा ये तीनों सर्कुलर होते हैं। ओके, ये है आरएनए के टाइप्स। आरएनए के जो टाइप्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए पहला है। इट कैरी जेनेटिक कोड्स फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। तो देखो, ये है डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ये बनाता है हमारा आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो डीएनए, तो ये डीएनए से बन रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन होके ये एमआरएनए बन रहा है, तो इसलिए इट कैरी जेनेटिक कोड, इसके पास जेनेटिक कोड होता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। एक्ट एज टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बना, अब एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है तब बनता है प्रोटीन। ठीक, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए, ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम। राइबोसोम, जब राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती है, एक लार्ज यूनिट, एक छोटी सी यूनिट, स्मॉलर यूनिट, और ये समझ लो डीएनए का, एमआरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कुछ, और तो ये जो टीआरएनए है ये इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया टीआरएनए। ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लाता है और उसी अमीनो एसिड्स का ट्रांसलेशन होता है इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पे और प्रोटीन बनता है। हैज एन एंटी कोडोन लूप कंप्लीमेंट्री टू एमआरएनए कोडोन। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, मतलब स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम एंड फॉर्म्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली इन तीनों का काम ही है कि प्रोटीन बनाना है। ओके, आज का गोल हमारा होता है कंप्लीट। आप लोगों से ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमारा ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैं यूनिट 4 ना करवा के मैं सोच रही थी कि पहले जो छोटे छोटे यूनिट्स है उनको करवा दूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, मेरा वही एग्ज़ाम आने वाला है, तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले छोटे वाले यूनिट्स कर देती हूँ और छोटी यूनिट्स को मैं कोशिश करूँगी कि 1 शॉट में निपटा दूँ। ठीक है, और आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, तो ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोल डाल दूँगी, आप बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो दिस ट्रॉफी इज़ फॉर यू। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जितनी मेहनत अभी कर पाओ कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली एमएससी में करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो वो तो वहाँ करना ही पड़ेगा, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने बीएससी में नहीं की थी तो अब मुझे एमएससी में करना पड़ रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नो योर वर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ आखिरी बार एक और बार बोल रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को। ओके, बाय।